गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अपवाह तंत्र तथा प्रतिरूप। सबसे पहले तो हम अपवाह तंत्र और अपवाह प्रतिरूप जो हैं उनको शॉर्ट में समझ लेते हैं। अपवाह तंत्र का अर्थ होता है किसी क्षेत्र या प्रदेश में जो बहने वाली नदियाँ और उनकी जो सहायक हैं उनके क्रम को अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम या रिवर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से अपवाह प्रतिरूप जो है, अपवाह प्रतिरूप या जिसको ड्रेनेज पैटर्न कहा जाता है, पैटर्न से मतलब होता है कोई डिज़ाइन या एक तरह का प्लान। अब इसमें किसी क्षेत्र विशेष की जो सरिता है और उसकी जो सहायक है, ये सम्मिलित रूप से मिलकर जो ज्यामितीय रूप बनाती है, जो कि वहाँ की स्थानिक व्यवस्था के अनुरूप बनता है, उसको कहा जाता है एक तरह का ड्रेनेज पैटर्न। तो ड्रेनेज जो पैटर्न है उसके कई रूप बन सकते हैं, जैसे कि पादपाकार अपवाह प्रतिरूप, आयताकार, जालीनुमा, वलयाकार, अभिकेंद्रीय, अपकेंद्रीय। इस तरह से बहुत सारे जो पैटर्न हैं वो मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा क्षेत्र विशेष की स्थानिक परिस्थितियों के अनुसार निर्मित होते हैं। तो इसको अपवाह प्रतिरूप के नाम से है वो जाना जाता है। अब किसी क्षेत्र या प्रदेश के अपवाह जाल की विशेषताओं का जो अध्ययन है, यदि हम जो नेटवर्क ड्रेनेज नेटवर्क है उसका अध्ययन करने के यदि हम उपागम की बात करते हैं तो इसके मुख्य रूप से दो उपागम हैं। एक वर्णनात्मक उपागम कहलाता है, एक जननिक उपागम कहलाता है। वर्णनात्मक उपागम जिसको कि डिस्क्रिप्टिव अप्रोच के नाम से जाना जाता है। डिस्क्रिप्टिव अप्रोच के अंतर्गत हम सरिताओं के जो आकार है और प्रतिरूप की जो विशेषताएं हैं उसका अध्ययन मुख्य रूप से करते हैं। फिर इसके बाद हम जननिक उपागम की बात करें, यदि जेनेटिक अप्रोच की, तो जेनेटिक अप्रोच के अंतर्गत जो सरिताओं का उद्भव होता है और जो विकास होता है उसको किसके संदर्भ में, उस स्थान विशेष की या क्षेत्र विशेष की किस तरह की वहाँ पर चट्टान के प्रकार हैं, वहाँ की भौमिकीय संरचना जिसमें कि वलन, भ्रंश, संधि, नति, नतिलंब इत्यादि सभी सम्मिलित हैं, विवर्तनिकी और जलवायु और वनस्पति संबंधी जो भी दशाएं हैं उसके संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक अप्रोच जो है उसका सबसे पहले पावेल ने इसके आधार पर नदियों का एक तरह से प्रकार या वर्गीकरण किया था। अब इसके बाद यदि हम देखते हैं तो किसी भी प्रदेश में अपवाह तंत्र की जो उत्पत्ति और समय के अनुसार जो उसका विकास हो रहा है उसको यदि हम देखें तो दो कारक हैं, वो मुख्य रूप से उसको निर्धारित करते हैं और नियंत्रित करते हैं। इन कारकों में एक तो है प्रारंभिक धरातलीय सतह की प्रकृति तथा ढाल, और दूसरे नंबर पे आ जाती है भौमिकीय संरचना। तो एक तरह से जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी वहाँ का प्रभावित करता है अपवाह तंत्र को, जिसमें वहाँ किस तरह की विवर्तनिकी क्रिया से वहाँ वलन, भ्रंश, विदर, संधि, नति, नतिलंब ये इत्यादि जो है, और शैलों के प्रकार, ये सभी हम भौमिकीय संरचना के अंतर्गत इनको शामिल करते हैं, इन एस्पेक्ट्स को, और ये भी वहाँ के अपवाह तंत्र को प्रभावित करते हैं। और साथ ही उस स्थान का एक तरह का इनिशियल टेरेन कैसा है या धरातलीय सतह की प्रकृति और वहाँ का ढाल जो है, स्लोप जो है, वो किस प्रकार का है, उसी इनसे भी प्रभावित होता है अपवाह तंत्र। तो ये हमें बच्चों दो कारक मुख्य रूप से याद रखना है, एक तो उस स्थान का धरातल का ढाल और वहाँ का जो एक तरह की टोपोग्राफी, और दूसरे नंबर पे आ जाता है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद हम अब रिवर सिस्टम में जो रिवर्स हैं उनके हम टाइप्स को देख लेते हैं, क्योंकि रिवर सिस्टम को हम समझें उससे पहले हम इसको सरिताओं के प्रकार के रूप में देखते हैं। सबसे पहले तो कि रिवर्स कितने टाइप्स की होती हैं। अब इसमें जेनेटिक क्लासिफिकेशन पे हम मुख्य रूप से देखेंगे कि जेनेटिक जो क्लासिफिकेशन है, इस जेनेटिक क्लासिफिकेशन में एक तरह से हम दो भागों में इसको बांटते हैं सरिताओं को। एक तो कहलाता है अक्रमवर्ती सरिता और दूसरे नंबर पे आता है क्रमवर्ती सरिता। तो बच्चों ये चीज़ ध्यान रखनी है
कि ये जननिक वर्गीकरण कहलाता है, जो कि पावेल द्वारा प्रस्तुत किया गया था 1875 में। और इसमें जो अक्रमवर्ती सरिता है, जिसको कि इंग्लिश में इनसीक्वेंट आप रिवर कह सकते हैं या स्ट्रीम कह सकते हैं, और क्रमवर्ती जो है उसको सीक्वेंट सिस्टम। इसमें हमको इंग्लिश जो शब्दावली है उसको भी ध्यान में रखना है बच्चों। अक्रमवर्ती जो सरिता है इसके एक तरह के दो प्रकार हैं, एक तो पूर्वगामी सरिता और दूसरी अध्यारोपित। पूर्वगामी को कहा जाता है एंटीसीडेंट, और जो अध्यारोपित है या पूर्वारोपित भी कहलाती है ये, इसको कहा जाता है सुपर इम्पोज स्ट्रीम। ये दोनों ही जो हैं ये अक्रमवर्ती सरिता के दो उप प्रकार हैं। अक्रमवर्ती सरिता से क्या तात्पर्य है कि जो उस स्थान या धरातलीय जो भाग है उसके ढाल या संरचना का अनुसरण नहीं करती है या उसके प्रतिकूल प्रभावित होती है, उसको कहा जाता है अक्रमवर्ती सरिता। इसी तरह से क्रमवर्ती जो सरिता है इसके चार उप प्रकार हैं। अनुवर्ती, जिसको कॉन्सिक्वेंट कहते हैं, परवर्ती, जिसको सब्सिक्वेंट कहा जाता है, प्रति अनुवर्ती या प्रत्यानुवर्ती, जिसको ऑब्सिक्वेंट कहा जाता है, और नवानुवर्ती, जिसको रेसिक्वेंट कहा जाता है। ये चार जो उप प्रकार हैं ये चारों ही उप प्रकार क्रमवर्ती सरिता के हैं। क्रमवर्ती का मतलब ये है कि ये धरातल की संरचना और ढाल का अनुसरण करते हुए बहती हैं और उनके अनुरूप सामंजस्य बिठाकर ये प्रवाहित होती हैं। अब इसको हम डिटेल में इनको समझ लेते हैं कि अक्रमवर्ती जो सरिता है, जैसा कि मैंने आपको बच्चों अभी बताया कि प्रादेशिक ढाल का ये अनुसरण नहीं करती है और साथ ही वहाँ की जो भौमिकीय संरचना है उसके प्रतिकूल प्रभावित होती हैं। और इसमें दो मुख्य हैं, एक तो है पूर्ववर्ती और दूसरी है अध्यारोपित। तो एक तरह से स्थलखंड की संरचना और ढाल से ये पूरी तरह से अप्रभावित होती हैं। फिर इसके बाद हम अब पूर्ववर्ती सरिता जो है, जिसको कि एंटीसीडेंट यदि हम स्ट्रीम का नाम देते हैं, तो एक तरह से पूर्ववर्ती सरिता जो है वो क्या होती है, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जिनका की आविर्भाव स्थलखंड के उत्थान के पहले हो चुका है। स्थलखंड के उत्थान से पूर्व जैसे कि हम देखें हिमालय है, हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं, जैसे कि इसमें आप ब्रह्मपुत्र को ले लीजिए, इसके अलावा सिंधु है या गंगा है, ये ऐसी बहुत सारी जो नदियां हैं वो हिमालयन श्रृंखला से जो निकल रही हैं, तो हिमालय के निर्माण या उत्थान से पहले भी वो प्रवाहित हो रही थी। और जैसे जैसे हिमालय का उत्थान होता चला गया, इन नदियों ने अपना मार्ग नहीं बदला, ये आज भी अपनी पूर्ववर्ती नदी घाटी में ही प्रवाहित हो रही हैं। हाँ, इनका एक तरह से उस स्थलखंड का जो उत्थान हुआ, उस उत्थान के साथ ही इन्होंने अपना निम्न कटाव जो है वो जारी रखा और इस तरह से ये अपने पुराने मार्ग को सुरक्षित रख पाई। तो ये धरातल, ये ढाल या संरचना से ये समायोजित नहीं होती हैं पूर्ववर्ती सरिताएं, इसीलिए इनको अक्रमवर्ती जलधारा या इनकॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। और ये स्थानीय ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं, बल्कि ये इसीलिए इनको विलोम अनुवर्ती या प्रति अनुवर्ती या एंटी कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उस स्थान का जो उत्थान है उसके स्वभाव को इसमें उसका अध्ययन करना है, वो पूर्वगामी के साथ जरूरी हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए उत्थान बहुत तीव्र गति से होता है, तो ऐसी स्थिति में तो वो अपना निम्न कटाव है वो उतनी शीघ्रता से जारी नहीं रख पाएंगी, तो ये पूरी की पूरी जो नदी है उसका मार्ग जो है, वो प्रवाह मार्ग है, वो छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो ऐसे में उस स्थान पर मुख्य रूप से ये होना चाहिए, उसी स्थान पर ये पाई जाती हैं जहाँ पर कि उत्थान है वो धीरे धीरे होता है और स्थानिक रूप से सीमित पैमाने पर होता है। तभी उस स्थान पर जो नवीन, जो ऊंचा उठा हुआ स्थलखंड है, उस स्थलखंड का ये निम्न कटाव द्वारा उसको गहरा करती चली जाती है। तो एक तरह से उत्थान और निम्न कटाव के मध्य, नदी के द्वारा जो निम्न कटाव किया जा रहा है उसके मध्य संतुलन होने पर ही पूर्ववर्ती
जो धारा है वो अपना पहला वारा या पूर्वगामी जो मार्ग है या घाटी है उसको कायम रख पाती है। अब यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर एक डायग्राम है जिसमें कि देखिए कि ये इसका जो पहला आप देख रहे हैं कि किसी जहाँ पर कि ये पूर्वगामी सरिता को दर्शाया गया है, जिसमें कि असरिता जो है, असरिता अपने एक जहाँ पर कि स्थलखंड का भी उत्थान नहीं हुआ है, एक विस्तृत फैले हुए भाग में ये जो नदी है इसका उद्गम हुआ और उद्गम के बाद ये प्रवाहित हो रही है। और इधर आप देखें कि जो ए के बाद ये जो से स्थान है, यहाँ पर संबंधित जो क्षेत्र है उसमें स्थानिक रूप से उत्थान होना है वो प्रारंभ हो गया है। तो ऐसे में नदी जो है उसने अपने निम्न कटाव जारी रखा और उत्थान भी धीमी गति से हो रहा है, बहुत शीघ्रता से नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब ये जो द नंबर पे जो है उस नदी ने उत्थान के साथ साथ अपनी घाटी जो है उसको निम्न कटाव द्वारा उसको गहरा कर लिया और अपनी देखिए इसने पूर्वगामी जो इसकी घाटी है वो अभी भी कायम है और उसी पे ये बह रही है। तो इस तरह से ये जो एग्जाम्पल है जिसमें कि अ, से और द ये तीनों ही जो सरिताएं हैं ये पूर्वगामी सरिता है, जिसमें कि ए में तो इसने एक विस्तृत भाग जो है उस विस्तृत भाग पर ये बह रही थी, फिर उत्थान के साथ इसने अपना प्रवाह मार्ग नहीं बदला और जो द नंबर पे इसने अपनी घाटी जो है उसको गहरा कर लिया और साथ ही उत्थान जो है वो उसके साथ इसने एक तरह से अपना मार्ग है वो परिवर्तित नहीं किया है। तो एक तरह से पूर्वगामी जो नदियां जो हैं वो, लेकिन इसमें पूर्वगामी जो नदियों के साथ जुड़ने वाली जो सहायक है वो मुख्य नदी की तुलना में वो कम तीव्रता से अपर्दन कर पाती हैं या निम्न कटाव कर पाती हैं। तो ऐसे में मुख्य घाटी में सहायक नदी की जो घाटी है वो एक हैंगिंग वैली के रूप में दिखती है। ये हिमानी से जुड़ी हुई हैंगिंग वैली जो है उससे भिन्न होती है। इसमें हम देखें तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है जिसमें कि महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक जो है इन तीनों ही श्रृंखलाओं से एक तरह से काटते हुए ये सरिताएं हैं, ये पूर्वगामी अपना मार्ग है वो कायम रख पाई हैं। अब इसमें यदि हम एग्जाम्पल देखें तो इसमें आप देखिए सिंधु है, सतलज है, गंगा, घाघरा, काली, गंडक, तिस्ता, ब्रह्मपुत्र और इसके अलावा अरुण नदी है कोसी की सहायक, ये भी इसके अंतर्गत शामिल है। अब इसमें पूर्वगामी हम हिमालय का एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं तो देखिए तीनों श्रेणियों के प्रति जो पूर्ववर्ती है या पूर्वगामी जो सरिता है जिसमें सिंधु आ जाती है, सतलज है, गंगा है, घाघरा है, कोसी है, इसके अलावा ब्रह्मपुत्र, अलकनंदा और गंडक और कोसी की सहायक जो अरुण है वो मुख्य रूप से जो कि नेपाल में बहती है वो भी एंटीसीडेंट रिवर के अंतर्गत ही है। ये जितनी भी ये नदियां हैं ये सभी महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक तीनों श्रेणियों के प्रति पूर्ववर्ती हैं या पूर्वगामी है। मतलब तीनों ही तरह की जो श्रेणियां हैं इनको काटते हुए इन्होंने अपना मार्ग है वो कायम रख पाया है। इसी तरह से दो श्रेणियों के प्रति जिसमें कि लघु हिमालय और शिवालिक के प्रति जो पूर्ववर्ती है या पूर्वगामी है उसमें झेलम, यमुना, रावी और रामगंगा आ जाती है और केवल एक श्रेणी जिसमें कि शिवालिक के प्रति जो पूर्वगामी है उसमें कमला, राप्ती और गोला नदियां हैं वो इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। पूर्वगामी जो रिवर है या एंटीसीडेंट जो रिवर है ये इन नदियों ने मुख्य रूप से रिवर कैप्चरिंग या सरिता अपहरण का जो कार्य है वो बहुत अधिक किया है और इसमें सिंधु नदी जो है उसने तो गिलगिट के पास महान हिमालय को काटकर 5,666 मीटर से अधिक गहरे गॉर्ज का निर्माण किया है और ये आज भी प्रवाहित हो रही है अपने पूर्वगामी मार्ग से होकर। यदि हम विश्व स्तर पर बात करें तो कोलंबिया नदी जैसे यूएसए की कॉस्केट श्रेणी को काटकर, तो ऑगडेन नदी वासच श्रेणी है उसको काटकर और न्यूजीलैंड की वांगानुई जो घाटी है वो भी एंटीसीडेंट वैली का ही एग्जाम्पल है।
यदि हम इनसिक्वेंट या अक्रमवर्ती सरिता की बात करते हैं तो इसमें है पूर्वारोपित, सेकंड नंबर पे आ जाता है, या अध्यारोपित सरिता। पूर्वारोपित या अध्यारोपित, जिसकी को इंग्लिश में कहा जाता है सुपर इम्पोज्ड। सुपर इम्पोज्ड जो रिवर है ये मुख्य रूप से किस तरह के जो स्थल रूप हैं वहाँ पर प्रवाहित होती है, जहाँ पर कि ऊपर की ऊपरी आवरण, धरातलीय आवरण, और उसके नीचे का जो धरातलीय आवरण है उसकी शैल की जो संरचना है वो बिल्कुल भिन्न भिन्न हो। तो ये स्थल की संरचना और ढाल का अनुसरण नहीं करती, इसलिए ये अक्रमवर्ती के अंतर्गत आती हैं अध्यारोपित सरिता। इसमें मुख्य रूप से ये इम्पॉर्टेंट है कि ऊपरी जो शैल संरचना है वो निचली शैल संरचना से भिन्न होती है। तो सबसे पहले तो जो नदी है वो ऊपरी आवरण पर जब अपनी नदी घाटी का विकास कर लेती है तो उसके बाद निम्न कटाव करती हुई वो अपनी घाटी का विस्तार करती है, विकास करती है, और निचली संरचना जो है उस पर भी वो ऊपर वाली जो शैल संरचना पर जिस तरह की उसने नदी घाटी विकसित की है, बिल्कुल उसी प्रकार की जो नदी घाटी है उसको एक तरह से निचली संरचना जो कि ऊपरी शैल संरचना से भिन्न है उस पर वो उसी तरह की नदी घाटी को विकसित कर लेती है। इसी कारण ऊपरी संरचना वाली जो घाटी है वो निचली भिन्न संरचना वाली शैलों पर आरोपित या अध्यारोपित हो जाती है। इसको मॉव और पॉवेल ने सुपर इम्पोज स्ट्रीम का नाम दिया। तो बच्चों ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि इसको सुपर इम्पोज का नाम देने वाले जो विद्वान हैं वो है मॉव और पॉवेल। अब यदि हम देखें तो पूर्ववर्ती और अध्यारोपित सरिताएं दोनों ही एक तरह की अक्रमवर्ती सरिताओं के दो प्रकार हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस ये है कि जहाँ पूर्वगामी जो नदी है वो अपना पूर्वगामी जो मार्ग है उसको स्थानिक उत्थान होने पर भी, स्थानिक रूप से उस भूखंड का उत्थान होने पर भी वो अपना मार्ग है वो नहीं बदलती है, और इसके मार्ग में स्थानिक रूप से उत्थान होता है। जबकि अध्यारोपित जो सरिता है जहाँ पर कि उसका अध्यारोपण हो रहा है निचली भिन्न शैल संरचना पे, तो ये आरोपण पेनी प्लेन पर होता है और यहाँ प्रादेशिक रूप से उत्थान होता है। तो जहाँ पूर्ववर्ती सरिता वाले क्षेत्र में स्थानिक उत्थान होता है जबकि यहाँ पर प्रादेशिक उत्थान होता है। दूसरे नंबर पे हम बात करें तो अध्यारोपित में ऊपरी आवरण और निचले आवरण की जो शैल संरचना है उसमें भिन्नता देखने को मिलती है, जबकि पूर्ववर्ती में इस तरह से संरचना में भिन्नता से इसका कोई संबंध नहीं होता है। और अध्यारोपित में प्राथमिक आवरण शैल के जो अवशेष हैं वो इसमें दिखाई पड़ते हैं, जबकि पूर्ववर्ती में ये दिखाई है वो नहीं पड़ते हैं। अब इसके उदाहरण यदि देखें तो हम भारत में देखें तो दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, चंबल नदी, बनास और सोन, ये इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं सुपर इम्पोज के। इसमें स्वर्णरेखा जो नदी है वो छोटा नागपुर पठार पर डालमा और फाइलाइट पहाड़ियों पर इसका अध्यारोपण हुआ है। इसी तरह से यदि हम सोन नदी का देखें तो सोन नदी जो है रिवा पठार के दक्षिण में कैमूर जो श्रेणियाँ और खेंजुआ श्रेणियों के आर पार प्रवाहित होती है, और सोन नदी घाटी जो है वो भी अध्यारोपित घाटी का ही एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो बच्चों इसमें कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसमें सुपर इम्पोज जो रिवर है वो इसके अंतर्गत कौन सी है। तो दामोदर आपको नहीं भूलना है, स्वर्णरेखा नदी, इधर चंबल, बनास और सोन, ये सुपर इम्पोज रिवर के एग्जाम्पल हैं। अब यदि हम विश्व के स्तर पर बात करें तो विश्व के स्तर पर इसमें पूर्वी यूएसए में कनेक्टिकट नदी, हडसन नदी और डिलावेयर नदी, इंग्लैंड में लेक डिस्ट्रिक्ट के पूर्व में डडन, बोरो, बटरमियर, अल्सवाटर, कॉनेस्टन, ये कुछ नदियां हैं जो कि एक तरह की सुपर इम्पोज रिवर्स के एग्जाम्पल हैं। इसमें जैसा कि ये
डायग्राम है या एक ये मैप है जिसमें कि रीवा पठार है। रीवा पठार के दक्षिण में ये कैमूर श्रेणी है और इधर खंजवा श्रेणी है, और इससे होकर जो सोन नदी है वो प्रवाहित हो रही है। उसकी ये एक तरह की ये सोन नदी जो है इसने इसको काटते हुए आगे निकली है। तो ये एग्जाम्पल है सुपर इम्पोज्ड रिवर का। अब हम सेकंड नंबर पे आते हैं, जो है क्रमवर्ती सरिता या अपवाह तंत्र। क्रमवर्ती सरिता, जिसको कि सीक्वेंट स्ट्रीम के नाम से जाना जाएगा, और ये क्रमवर्ती सरिता के मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं, उप प्रकार हैं। पहले तो क्रमवर्ती का मतलब क्या है? सीक्वेंट का। सीक्वेंट का मतलब है जो कि ढाल, किसी क्षेत्र विशेष के ढाल और स्थल रूप दोनों का, स्थल रूप की संरचना दोनों के अनुरूप प्रवाहित होती है, उसको कहा जाता है क्रमवर्ती सरिता। इसके 4 उप प्रकार हैं: अनुवर्ती, परवर्ती, प्रत्यानुवर्ती और नवानुवर्ती। इसको यहां पर मैं आपको सबसे पहले तो ये बताती हूं कि देखिए, मैं यहां पर एक छोटा सा एक शॉर्ट में आपको समझाती हूँ कि ये मैंने एक जगह पे बनाया है। मान लीजिए कि ये जो नदी है ये प्रमुख नदी है जो कि ढाल का अनुसरण कर रही है, तो ये प्रमुख अनुवर्ती नदी है। अनुवर्ती मतलब कॉन्सिक्वेंट रिवर। ये कॉन्सिक्वेंट रिवर जो है वो ढाल के अनुरूप जो है वो प्रवाहित हो रही है। अब ढाल के अनुरूप प्रवाहित होते हुए अब ये तो कहलाएगी प्रमुख अनुवर्ती नदी। प्रमुख अनुवर्ती नदी जो कि ढाल का अनुसरण करते हुए बह रही है। अब इस प्रमुख अनुवर्ती नदी में जो सहायक नदी जो है वो दोनों आकर, सहायक नदी जो है वो समकोण पर आकर मिल रही हैं, तो ये सहायक नदियां जो हैं ये कहलाएंगी परवर्ती, जिसको कि कहा जाएगा सबसीक्वेंट। मतलब ये कॉन्सिक्वेंट के बाद एक तरह की प्रथम पीढ़ी की, यह कह सकते हैं कि ये सहायक है। तो अपर्दन चक्र की प्रथम पीढ़ी की सहायक है इसकी, प्रमुख अनुवर्ती की, तो ये कहलाएगी, जो कि समकोण पर आकर मिल रही है अनुवर्ती से, ये परवर्ती नदी कहलाएगी। अब तीसरे नंबर पे आता है प्रत्यानुवर्ती, जो इसको कि ऑब्सिक्वेंट कहा जाएगा। प्रत्यानुवर्ती जो है और नवानुवर्ती, ये दोनों नदियां हैं, ये एक तरह से परवर्ती की सहायक हैं, सबसीक्वेंट की सहायक हैं। तो प्रत्यानुवर्ती मतलब जो अनुवर्ती के विपरीत दिशा में आकर बह रही है, ये कहलाती है प्रत्यानुवर्ती, जिसको कि ऑब्सिक्वेंट कहा जाएगा। और जो अनुवर्ती की ही दिशा में प्रवाहित होते हुए जो कि समकोण पर आकर परवर्ती से मिल रही है, वो कहलाएगी नवानुवर्ती। नवानुवर्ती रेसिक्वेंट मतलब अनुवर्ती है कि ही एक तरह का दिशा में बह रही है और परवर्ती की सहायक नदी है। तो एक तरह से अनुवर्ती मुख्य सहायक है, फिर इसकी सहायक है वो है परवर्ती, जिसको कि कहा जाएगा सबसीक्वेंट, और इस सबसीक्वेंट की सहायक, तो अनुवर्ती की सहायक तो हो गई प्रथम पीढ़ी की, वो है परवर्ती सरिता। और इसके बाद परवर्ती की ये 2 सहायक हैं, जो कि एक तो कहलाएगी प्रत्यानुवर्ती, जिसको कि ऑब्सिक्वेंट कहेंगे, क्योंकि समकोण पर मिल रही है परवर्ती से, लेकिन उसकी जो दिशा है वो क्या है? अनुवर्ती की विपरीत है। जबकि नवानुवर्ती जो है वो भी समकोण पर आकर मिल रही है सबसीक्वेंट से, इससे, लेकिन उसकी जो दिशा है वो अनुवर्ती के अनुकूल है या उसके ही अनुरूप है। तो इस तरह से ये चारों जो है सरिताओं के जो प्रकार हैं वो एक तरह से क्रमवर्ती सरिताओं के ही 4 उप प्रकार हैं। अब इसमें अनुवर्ती सरिता जो है, इसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं। अनुवर्ती, जिसको कि कहा जाता है कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट जो है ये प्रारंभिक ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती है और एक तरह से प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करती है, इसीलिए इसको नति सरिता, ये बच्चों आपको नहीं भूलना है कि ये पूछा जा सकता है कि नति सरिता किसको कहा जाता है। नति सरिता जो है प्रमुख अनुवर्ती को कहा जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल एक तरह का
जो चट्टानें वहाँ की आधार चट्टान के ढाल के अनुरूप होती हैं, उसको डिप स्ट्रीम या नती सरिता के नाम से जाना जाता है। तो एक तरह से ये प्रारंभिक ढाल का अनुसरण कर रही है। इसको कहा जाता है अनुवर्ती या नती सरिता के नाम से जाना जाता है। अब ये मुख्य रूप से कहाँ देखने को मिलती हैं? तो देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहले नंबर पे आ जाता है कि ये सबसे ज़्यादा तो जहाँ पर ज्वालामुखी शंकु या गुंबदाकार जो संरचना देखने को मिलती है, वहाँ पर ये पाई जाती हैं। दूसरे नंबर पे ये वलित पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। और तीसरे नंबर पे यदि हम देखें तो ये जो तटीय मैदान जो हैं उनमें पाई जाती है। तो गुंबदाकार संरचना वाला जो क्षेत्र है, डोम शेप वाला ज्वालामुखी शंकु वाला क्षेत्र, वहाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। दूसरे नंबर पर जो वलित पर्वतीय क्षेत्र है, जैसे कि हिमालय या एंडीज़, रॉकीज़, जहाँ भी फोल्डेड माउंटेन्स है वहाँ पर। और तटवर्ती मैदान, जैसे कि पश्चिमी तटवर्ती मैदान जो है, जहाँ से कि वेस्टर्न घाट से निकलने वाली जितनी भी सरिताएं हैं वो समानांतर आकर बहते हुए वेस्टर्न घाट से निकलती हैं सह्याद्री से, और उसके बाद अरब सागर में गिरती हैं। तो ये समानांतर बहने वाली जो है वो नदियाँ जो हैं वो एक तरह की अनुवर्ती नदियों के प्रकार ही हैं। तो अनुवर्ती में हमको ये ध्यान रखना है कि ये एक तरह की प्रारंभिक ढाल के अनुरूप प्रवाहित होने वाली सरिता है। अब इसमें बच्चों ये ध्यान रखना है आपको कि जो वलित पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उसमें इस तरह के वलन देखने को मिलते हैं। अब ये जो वलन है इसमें आप देखिए कि ये तो कहलाती है अभिनति, ये कहलाती है अपनति, और ये कहलाती है अभिनति। तो अभिनति वाला जो क्षेत्र है या घाटी है उसमें बहने वाली ये जो सरिताएं होती हैं ये अनुवर्ती होती है। तो इसीलिए इसको अभिनतीय अनुवर्ती सरिता के नाम से भी जाना जाता है। तो अभिनति में जो प्रवाहित होने वाली जो सरिताएं हैं वो एक तरह की प्रमुख अनुवर्ती कहलाती हैं। अब इस अभिनतीय अनुवर्ती जो सरिता है इसको कहा जाता है प्रमुख अनुवर्ती, और इसमें आकर एक तरह का ये अपनतिक एक तरह का ये जो वलन का अपनतीय वाला जो भाग है इसके अक्ष पर या ढाल से होकर जो सरिता है वो प्रवाहित होती है, वो कहलाती है अपनतीय अनुवर्ती। तो एक तरह से अपनतीय जो अनुवर्ती होती है वो परवर्ती का प्रकार है, क्योंकि ये आकर अल्टीमेटली किस में मिलती है, ये प्रमुख अनुवर्ती में आकर मिल रही हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ हम समझ पाएँ, इसको आगे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो सागर तटीय मैदान जो है, इस तटीय मैदानों में गिरने वाली जो वेस्टर्न घाट से निकलकर और तटवर्ती मैदान में बहते हुए और अरब सागर में जो गिरने वाली जो नदियां हैं वो भी अनुवर्ती सरिताओं के प्रकार हैं, और इनसे जो अपवाह प्रतिरूप निर्मित होता है वो समानांतर अपवाह प्रतिरूप है। तो यदि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न कहाँ देखने को मिलता है भारत में, तो पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। जो पश्चिमी तटवर्ती मैदान है वहाँ पर समानांतर अपवाह प्रतिरूप है वो देखने को मिलता है। और ये जितनी भी नदियाँ हैं ये कहलाती हैं विस्तृत अनुवर्ती। इसको एक्सटेंसिव कॉन्सिक्वेंट रिवर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यदि हम विकास की बात करें कि इसका विकास सबसे ज़्यादा किन क्षेत्रों में है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि ज्वालामुखी शंकु और गुंबद की संरचना जहाँ देखने को मिलती है वहाँ इसका मैक्सिमम जो डेवलपमेंट हुआ है। अब अनुवर्ती सरिताओं के दो वर्ग हैं मुख्य रूप से, एक अनुद्रेद्य अनुवर्ती और दूसरा कहलाता है पार्श्ववर्ती या अनुप्रस्थ अनुवर्ती। अनुद्रेद्य जो अनुवर्ती है इसको इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडनल कॉन्सिक्वेंट और पार्श्ववर्ती को ट्रांसवर्स या लेटरल कॉन्सिक्वेंट के नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने अभी बच्चों आपको बताया कि ये देखिए ये एक फोल्ड वलन है, इस वलन में ये कहलाता है अपनति, ये कहलाता है अभिनति। जो अपनति है इस अपनति से तो
इसके ढाल के सहारे या अक्ष के सहारे जो है वो सरिताएं हैं वो नीचे प्रवाहित हो रही हैं। और ये जो अभिनति वाला जो भाग है, यहाँ पर जो है कॉन्सिक्वेंट रिवर जो है, मेन जो कॉन्सिक्वेंट रिवर है वो प्रवाहित हो रही है। तो मेन कॉन्सिक्वेंट जो रिवर है वो तो अभिनति में प्रवाहित होती है, तो इसको तो कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल कॉन्सिक्वेंट, जो कि अभिनति का अनुसरण कर रही है। जबकि इस लॉन्गिट्यूडनल जो कॉन्सिक्वेंट रिवर है, जो कि प्रमुख एक तरह की अनुवर्ती है, उसमें ऊपर जो अपनति है उससे उसके उस वलन के अक्ष के सहारे नदियां हैं वो नीचे उतरती हैं ढाल के अनुरूप, और आगे जाकर ये मिल जाती हैं किसमें, इस अनुद्रेद्य अनुवर्ती में, जिसको कि अभिनति है अनुवर्ती भी कहा जाएगा। इसमें आकर जो मिल रही हैं वो कहलाती हैं पार्श्ववर्ती अनुवर्ती या लेटरल कॉन्सिक्वेंट। तो कॉन्सिक्वेंट के 2 टाइप्स हो गए। इन 2 टाइप्स को आपको ध्यान में रखना है। एक तो कहलाती है अनुद्रेद्य अनुवर्ती, जो कि मुख्य अनुवर्ती नदी है और ये अभिनति में प्रवाहित होती है, उसका अनुसरण करती है। जबकि उसकी सहायक जो परवर्ती नदियां हैं, जो कि पार्श्ववर्ती अनुवर्ती कहलाती है, क्योंकि ये जो ढाल है इस ढाल के सहारे ये नीचे उतरती हैं और जो प्रमुख जो या मुख्य जो अनुवर्ती है उसमें आकर मिल जाती हैं, समकोण पर मिलती हैं, और ये इसकी सहायक है, इसीलिए इसको परवर्ती के नाम से भी जाना जाता है। और यदि हम देखें तो ये पार्श्ववर्ती अनुवर्ती कहलाती है, लेटरल कॉन्सिक्वेंट कहलाती है। अब सेकंड नंबर पे आ जाता है परवर्ती सरिता। परवर्ती सरिता जो है वो मुख्य जो आपकी एक तरह की अनुवर्ती जो नदी है उससे समकोण पर आकर मिलने वाली नदियां हैं, और ये इसकी प्रमुख सहायक नदी कहलाती है। और ये कहलाती है कॉन्सिक्वेंट, तो ये कहलाती है सबसीक्वेंट, क्योंकि ये कॉन्सिक्वेंट के बाद उसमें एक तरह से मिलती हैं और इसीलिए उसके बाद मिलती हैं, इसलिए परवर्ती सरिता के नाम से जाना जाता है। और ये भी ढाल का ही अनुसरण करती हैं और ये प्रथम पीढ़ी की सहायक नदियां होती हैं। और ढाल के नतिलंब, ये जो ढाल है, मान लीजिए ये जो ढाल है इसमें ये तो नति है और ये इसका नतिलंब है, तो एक तरह से ये ढाल के समकोण पर मिल रही है, इसीलिए इसको नतिलंब धारा के नाम से भी जाना जाता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है, और ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ये है कि नति धारा कौन सी कहलाती है। तो डिप करंट जो कहलाती है वो तो कहलाती है अनुवर्ती, जबकि स्ट्राइक करंट जो है जिसको कि नतिलंब धारा जो है नतिलंब धारा के नाम से जानी जाती है वो है परवर्ती। तो परवर्ती को आपको नहीं भूलना है बच्चों कि परवर्ती जो है वो एक तरह की नतिलंब धारा के नाम से है वो जानी जाती है। इन्हें अनुप्रस्थ घाटी भी कहा जाता है, क्योंकि ये ट्रांसवर्स एक तरह का लैटरल या जो आपकी कॉन्सिक्वेंट है वो है, इसीलिए इसको अनुप्रस्थ घाटी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि गंगा की सहायक जो है, गंगा जो नदी है, इस गंगा नदी में आकर सोन और केन जो नदियां हैं वो मिलती हैं, तो ये इसकी एक तरह से गंगा तो हो गई अनुवर्ती, गंगा नदी अनुवर्ती हो गई, तो सोन और केन जो है वो इसकी परवर्ती नदियां हो गई। इसी तरह से जो यमुना है, यमुना में आकर चंबल है, बेतवा है, ये नदियां आकर मिलती हैं, तो ये इसकी परवर्ती या सब्सिक्वेंट रिवर्स के अंतर्गत आ गई। अब इसके बाद है प्रत्यानुवर्ती। प्रत्यानुवर्ती धाराएं जिसको कि ऑब्सिक्वेंट रिवर के नाम से जाना जाता है, और ये ऑब्सिक्वेंट जो है ये मान लीजिए ये अनुवर्ती है, ये अनुवर्ती जो नदी है इस अनुवर्ती नदी में ये है इसकी सब्सिक्वेंट, और इस सब्सिक्वेंट से विपरीत दिशा से आकर जो मिल रही है, जो कि अनुवर्ती की विपरीत दिशा को फॉलो कर रही है, लेकिन समकोण पर आकर मिल रही है किससे, परवर्ती से, सब्सिक्वेंट से। तो ये कॉन्सिक्वेंट हो गई, ये सब्सिक्वेंट हो गई, और ये ऑब्सिक्वेंट रिवर है, और ये प्रति अनुवर्ती के नाम से भी जानी जाती है। और ये परवर्ती की सहायक धारा होती है, ना कि डायरेक्टली कॉन्सिक्वेंट की सहायक।
और इसमें एक तरह से विलोम घाटी जो है वो निर्मित होती है। और नदी अपहरण क्रिया से इनका निर्माण होता है। और विलोम घाट, इसमें ये क्वेश्चन बनता है बच्चों कि सबसे पहले इसका उल्लेख करने वाले विद्वान कौन है? तो डेविस जो है उन्होंने इसका सबसे पहले उल्लेख किया था। अब शिवालिक जो श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी से निकलकर जैसे कि महान हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय और इसके बाद शिवालिक, ये 3 हिमालय की पैरेलल रेंजेस हैं। इन पैरेलल रेंजेस में जो शिवालिक श्रेणियों से निकलकर उत्तर की दिशा में प्रवाहित होने वाली, क्योंकि गंगा जो है, गंगा और यमुना नदियां जो हैं ये गंगोत्री और यमुनोत्री से निकलती हैं। तो गंगा और यमुना नदियों से मिलने वाली, जो पूर्व पश्चिम में जो मिलने वाली जो नदियां हैं, उनको जब ये पार करती हैं तो एक तरह से गंगा और यमुना की विपरीत दिशा में बह रही हैं। इसीलिए शिवालिक श्रेणियों से निकलकर उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं, जो कि गंगा और यमुना के पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली परवर्ती जो हैं उनसे समकोण पर आकर मिल रही हैं, तो वो कहलाती हैं, ये ऑब्सिक्वेंट या प्रति अनुवर्ती नदी के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद है नवानुवर्ती। नवानुवर्ती जिसको कि रेसिक्वेंट स्ट्रीम या सब कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। ये जो प्रधान अनुवर्ती नदी है, इस प्रधान अनुवर्ती जो नदी है इसके दिशा में ही प्रवाहित होती है, लेकिन ये सब्सिक्वेंट के एक तरह से समकोण पर आकर मिलती है। तो प्रधान अनुवर्ती से मिल रही है सब्सिक्वेंट या परवर्ती, और उससे जो समकोण पर आकर अनुवर्ती के समरूप या अनुरूप दिशा में प्रवाहित होते हुए एक तरह से सब्सिक्वेंट में आकर जो सहायक मिल रही है, और उसको नवानुवर्ती सरिता के नाम से जाना जाता है। ये द्वितीय संरचना या द्वितीय अपवर्तन चक्र के समय इसका निर्माण होता है। जो वलित संरचना पर इसका यदि हम देखें तो ये जो है द्वितीय अपवर्तन चक्र के समय होता है इसका निर्माण। प्रथम अपवर्तन चक्र के दौरान वलित पर्वतों के अपवर्तन के कारण, अब इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो फर्स्ट साइकिल ऑफ इरोजन है, उस फर्स्ट साइकिल ऑफ इरोजन के दौरान वलित पर्वतों का अपवर्तन होता है। यहाँ पर एक डायग्राम है, इस डायग्राम से मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, जहाँ पर अभिनति है वहाँ पर तो अभिनति जो है उस स्थान पर तो एक तरह का बिल्कुल जो उच्चावच है वो उल्टा हो जाता है। प्रारंभ में ये अपनति है, यहाँ अभिनति है। देखिए पहले नंबर पे ये जो आप देख रहे हैं ये वलित संरचना है जिसमें कि अपनति और अभिनति। तो अभिनति में जो प्रवाहित होने वाली जो सरिता है वो कहलाती है कॉन्सिक्वेंट या मुख्य कॉन्सिक्वेंट रिवर होती है। ये मुख्य कॉन्सिक्वेंट रिवर है। अब इस मुख्य कॉन्सिक्वेंट रिवर में आकर परवर्ती नदियां हैं वो मिलती हैं। अब धीरे धीरे ये आप देखिए कि ये जहाँ पर पहले वलन था वहाँ धीरे धीरे अपवर्तन के कारण इस स्थान पर धीरे धीरे अभिनति का निर्माण होने लगा, और इसके विपरीत लास्ट में जहाँ पर अभिनति थी वहाँ पर अब एक तरह का अपनति की संरचना है वो निर्मित हो गई। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर अपनति, जो ये तो घाटी का, जहाँ पर पहले अपनति था वहाँ अपनतीय घाटी का निर्माण हो गया, जबकि जहाँ पर अभिनति था वहाँ पर अभिनति एक तरह की रेंज या पहाड़ी है वो निर्मित हो गई। तो एक तरह से जो प्रथम अपवर्तन चक्र की जो एक तरह का वहाँ का जो संरचना थी, उस क्षेत्र का जो वलित संरचना थी वो बिल्कुल रिवर्स हो गई। तो उस रिवर्स होने की जो स्थिति है उसमें इसका एक तरह से आप कह सकते हैं कि उच्चावच प्रतिलोमन हो जाता है द्वितीय अपवर्तन चक्र के साथ ही, और जिस कारण की अपनतियों के स्थान पर अब अपनतीय घाटियां बन जाती हैं, और जहां पर पहले अभिनति थी उसके स्थान पर अभिनतीय कटक का निर्माण हो जाता है। परिणाम स्वरूप अपनतीय घाटियों में अनुदैर्ध्य सरिताओं का आविर्भाव होता है, या कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक तरह की स्ट्रीम्स हैं वो डेवलप होती हैं। प्रारंभिक मौलिक अभिनतियों में सरिताओं का आविर्भाव होता है। ये तो हमें पता ही है कि जो कॉन्सिक्वेंट रिवर्स है वो
अभिनतियों में सबसे पहले उनका आविर्भाव होता है और जो मौलिक सरिताएं हैं उनमें आकर जो बाद में उनके अनुरूप जो मिलती हैं वो कहलाती हैं नवानुवर्ती। तो ये नवानुवर्ती जो सरिताएं हैं एक तरह की मौलिक जो अनुद्रेद्य अनुवर्ती सरिताएं हैं उन्हीं के अनुरूप होती हैं, परंतु नवानुवर्ती इसलिए होती हैं क्योंकि उसके सेकंड साइकिल ऑफ इरोजन जो होता है उसके साथ ये डेवलप होती हैं और बाद में डेवलप होती हैं और मुख्य अनुवर्ती से सैकड़ों मीटर नीचे विकसित होती हैं। ये नवानुवर्ती या आप इसको रेसिक्वेंट स्ट्रीम के नाम से भी या सब कॉन्सिक्वेंट जो स्ट्रीम है उसके नाम से इसको जाना जाता है। तो इस तरह से ये जो 4 सरिताएं हैं ये हमें नहीं भूलना है। इनमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें एक कॉन्सिक्वेंट है, एक सब्सिक्वेंट है, एक ऑब्सिक्वेंट है और चौथे नंबर पे है रेसिक्वेंट या जिसको सब कॉन्सिक्वेंट के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, आपको काफ़ी समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।